Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello guys, I welcome you on Maheshan IAS digital platform, and once again, as I have told you that we will discuss the important editorial Modi can get the Nobel Peace Prize. मैंने आपको अभी कहा था कि हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी जी को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज, ऐसी क्या इंप्लीकेशंस हैं कि उनको मिल सकता है। यस, मोदी जी ने जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दोनों को बुलाया है और उन दोनों को बुलाकर इस मसले पर बात करने की बात की है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी टेंशंस हैं, जो भी वॉर सिचुएशंस हैं, जो भी वॉर चल रहा है इतने सालों से, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे हम उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं, कैसे उस पर बात कर सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने बुलाया है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को सुनना, अच्छी तरीके से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा और पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। प्लीज फोकस। देखो, पीएम मोदी स्पीक्स विद पुतिन एंड जेलेंस्की। यस, इट इज ट्रू, दोनों को बुलाया है। अब अगर जेलेंस्की विजिट करते हैं इंडिया, और विजिट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जेलेंस्की ने तुरंत ही इस बात को अप्रिशिएट किया है कि वी आर थैंकफुल टू इंडिया दैट दे आर हैविंग सम कंसर्न्स ऑन द वॉर जोन्स। यानी मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारत का कि उसने इस युद्ध के माहौल में हमारे ऊपर ध्यान दिया है और इस लड़ाई को बंद करने के लिए थोड़ा सा प्रयास दिखाया है। अब अगर जेलेंस्की इंडिया आते हैं, ध्यान रखना, तो नेक्स्ट ईयर पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं। यस, एग्जैक्टली, और जेलेंस्की भी आ रहे हैं। इस आदमी की किसी भी चीज पर आप डाउट कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं कि दूसरे चीजों में कुछ डाउट होगा, ये होगा, लेकिन हां, अगर मैं बात डिप्लोमेसी की करता हूं तो डिप्लोमेसी में इस पर डाउट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी इस समय अपने जेनिथ पॉइंट पर है, यानी पीक पर है। एवर इन द इंडियन हिस्ट्री एवर ये पीक पर है अपनी डिप्लोमेसी। मैं आपको धीरे धीरे इस सारे परत खोलते चलूंगा। बहुत ध्यान से सुनना कि मोदी को नोबेल पीस प्राइज क्यों मिल सकता है। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 90 देशों की लगभग यात्रा की है। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कई वर्षों से इंटरनेशनल सर्वेज में नंबर 1 पर सबसे पॉपुलर लीडर बनकर उभर रहे हैं, ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहे हैं। मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उन्होंने उनको जवाबी तौर पर जवाब नहीं दिया है। कैसे? कि उन्होंने उनको ऐसे नहीं कि वो कुछ बयान दे रहा है, मैं कुछ थ्रेटनिंग दे रहा हूं, ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इमीडिएटली अपने एक्शन से, अपनी पॉलिसीज से उनको जवाब दिया है, चाहे वो जो कोई हो। चाइना से इतने बड़े टेंशन, चाइना इज अ ग्लोबल कंट्री, द बिगेस्ट ग्लोबल कंट्री, तो चाइना से इतने बड़े डिस्प्यूट्स हैं, इतने कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद चाइना को भी अपने पास बुला लिया। अमेरिका वर्ल्ड का लीडर है, वर्ल्ड पावर है, आज घुटनों पर आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी 2 मिनट के अंदर। आज घुटनों पर आने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। पूरा अफ्रीका एक ही आदमी का नाम ले रहा है, दैट इज नरेंद्र मोदी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्राजील, द प्रेसिडेंट डिसिल्वा लूला, who directly said that I don't want to indulge myself into the conversation with Mr. Donald Trump. If I need to talk somebody, I will talk to नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों, लास्ट मोमेंट क्या रह गया है? यूक्रेन रशिया वॉर। रशिया इज द बिगेस्ट पावर एज फार एज यूएस कंपैरेटिव्स आर कंसर्न्ड। अगर यूएस रशिया को नहीं मना पाया, अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जेलेंस्की तो वहां पर भी, ऐसा बहुत कम होता है जब 2 बड़े देशों में अगर लड़ाई हो रही हो और वो किसी तीसरे के यहां जाएं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा तो तभी भी हुआ था सर, ये तो यहां भी गए थे, अमेरिका भी गया था जेलेंस्की, तो पुतिन और जेलेंस्की दोनों अमेरिका भी गए साथ में, तो यहां तो कोई बात बनी नहीं। नहीं, ये तो जलील व्यक्ति है, ड्रामाखोर। ये तो, इसके पास तो ये इसलिए गए थे क्योंकि ये इनडायरेक्टली इस युद्ध में इंडल्ज है। अब मैं आपको क्यूबन क्राइसिस मिसाइल वाला कांड बताऊंगा। इसकी अपने स्वार्थ लगे हुए हैं यहां पर, इसलिए इस युद्ध को बंद करवा के देखो ये कितने फ्रंट पे फेल हो गया है। ये इजराइल एंड ईरान दोनों फ्रंट पे फेल है। इसने सोचा था इनका युद्ध बंद करवा दूंगा, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। दूसरी बात है यहां पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया, ये फेल हो गया, इसको भगा दिया गया वहां से। तीसरी बात है यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया का युद्ध बंद करवाने वाला था, नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, फेल हो गया। चाइना ताइवान, इन दोनों में टेंशन खत्म करवाने वाला था, फेल हो गया। हर जगह फेल हो गया, हर जगह। इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इससे खफा है। अब भी ये चाहता है, अब इसका लास्ट मूवमेंट क्या रह गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो अभी युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, ये हम युद्ध नहीं मानेंगे, एक झड़प थी, ऑपरेशन सिंदूर था, एक सिंगल ऑपरेशन, और उस युद्ध को ये रुकवा कर
झूठा स्टेटमेंट देके कि मैंने इसको सीज फायर करवाया है, उसकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता था, लेकिन ये वहां भी फेल हो गया। मोदी जी ने धड़ल्ले से छाती ठोक के पार्लियामेंट में कह दिया कि हमने तो इनके फोन तक नहीं उठाए। हम किसी, वी आर अ सोवरेन नेशन। सोवरेन का मतलब आप समझते हो, संप्रभु, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स हो या नेशनल अफेयर्स हो, हमारी पॉलिसीज को कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, यानी उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से युद्ध करना है तो दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय मी ओनली, बीइंग द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। और अगर मुझे किसी से सीज फायर करना है, आई नीड टू टेक दैट डिसीजन वेदर आई विल कंटिन्यू द वॉर और आई विल गो फॉर सीज फायर। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइक अमेरिका एंड एनीबडी एल्स इन अक्रॉस द नेशन। कोई भी आदमी, तो उन्होंने ऐसी बात जब पार्लियामेंट में कह दी तो आग लग गई कि यार इसने मेरा झूठ ही खोल दिया कि सीज फायर मैंने नहीं कराया। अब देखो सीज फायर किसने किया है? मोदी जी ने। अब रशिया और यूक्रेन का अगर युद्ध रुकता है तो कौन रुकवाएंगे? मोदी जी। अगर इजराइल किसी की बात सुनेगा तो किसकी सुनेगा? मोदी जी। और दोस्तों बड़ी बात नहीं है कि मोदी को 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, 100%। ये मैं अपना पर्सनल एनालिसिस आपको बता रहा हूं। अब आपको दिखाता हूं कि ये मतलबी कैसे है यूएस। बहुत ध्यान से देखना, जियोपॉलिटिक्स के केस हैं ये। देखो यहां समझने का ट्राई करना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि ये मतलबी क्यों होता है यूएस। देखो यहां क्यूबा करके एक देश है, ठीक है, यहां इस पर, इसके एक जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद इसको धमकाया कि तू क्या कर लेगा। उसने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप। यहां पर फिडेल कैस्ट्रो ये प्रेसिडेंट था, उसने कहा ये क्या बदतमीजी चल रही है, तो इन्होंने कहा तू क्या कर लेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वो छोटा देश था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन हर बाप का एक बाप होता है। यहां यूएसएसआर बैठा हुआ था, ये रहा, इसको कौन नहीं रोक सकता? यूएसएसआर। इसने क्या किया कि क्यूबा यूएसएसआर से सपोर्ट मांग रहा है। अब तुरंत यहां पर जो बंदा था खासखोब, उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है मैं यहां एक लॉन्च पैड बना देता हूं और उस लॉन्च पैड में आपको एक एटॉमिक बॉम्ब यानी न्यूक्लियर मिसाइल रख देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। ज्यादा 3-5 करे, खत्म कर देना मामला। नहीं, अब यह बात पता चलती है जॉन एफ कैनेडी को, प्रेसिडेंट को। मैं आपको बताता हूं, यह 13 दिन की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। अब देखो जिन लोगों को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में नहीं पता, वो लोग कम से कम यूक्रेन और रशिया वॉर पर भाषण न दें, यह हकीकत बात है, क्योंकि ये इसका इंटरलिंक है उससे। अब यहां क्यूबन क्राइसिस मिसाइल हुई थी, उसका ही बदला तो लेना चाह रहा है यूएस वहां यूक्रेन में जाके। कैसे? जब ये इससे मिल गया, इन्होंने यहां मिसाइल रख दी, तो ठीक 14 अक्टूबर 1962 को ये एक स्पाई था, यानी यूएस की इंटेलिजेंस थी, उसने इसके फोटोज ले लिए कि यहां पे लॉन्च पैड लग चुका है, यूएसएसआर का न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो इंप्लांट हो चुका है। यहां हालत खराब हो गई है कैनेडी की। कैनेडी ने तुरंत मीटिंग बुलाई, सब कुछ किया और क्यूबा को क्या किया, डिसमेंटल करने की कोशिश की, ब्लॉक कर दिया चारों तरफ से कि कोई कुछ भी कर ना पाए। और दोस्तों उसके बाद यहां पर जो बंदा था, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये यहां पर क्यूबा में यहां पर मिसाइल रखी, इसके ऊपर मैक्सिको, मैक्सिको के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स, और इसकी रेंज कहां तक थी? कनाडा तक इसकी रेंज थी, और इसकी वजह से ही हालत खराब हो गई। देखो यहां पर ये फिडेल कास्ट्रो है, मैक्यून, कैनेडी, खुर्शेब, इन चारों की मीटिंग होती है मिसाइल के ऊपर नवंबर में। और अंत में जब यूएसएसआर कहता है कि आप हेजीमनी मत एस्टेब्लिश करना यहां पर क्यूबा में, कोल्ड वॉर था ये, यहां भी वर्ल्ड वॉर हो सकता था, लेकिन इन जब चारों की मीटिंग हुई उसके बाद नवंबर में, यानी कह दो एक तरह से 28 अक्टूबर को, इन्होंने मान लिया कि ठीक है हम मिसाइल हटा देंगे, लॉन्च पैड खत्म कर देंगे, बट आप इनसे कुछ भी 3-5 नहीं करोगे। अमेरिका ने कहा हम नहीं करेंगे, और दोस्तों उनको हटाया, इन्होंने वो डील स्वीकार कर ली। ये उसी टाइम का अखबार है, देखिए 23 अक्टूबर 1962, और ये लड़ाई कब खत्म हुई थी? 28 अक्टूबर। देखो नेहरू जी का भी नाम आ रहा है उस टाइम पे इसमें, समझ गए? ये उस टाइम के अखबार है, ये कैनेडी है। उस टाइम पर ये इंपोजेस आर्म्स ब्लॉकेड, यानी हथियारों का ब्लॉकेड कर दिया था क्यूबा के ऊपर। तो ये उस चीज का बदला अब कहां लेना चाह रहा है? देखो ये चाहता है, अब यूएस क्या चाहता है? अब यूएस चाह रहा है कि जो यहां पे हमारे साथ किया था ना यूएसएसआर ने, अब हम क्या करते हैं, अब ये यूएसएसआर तो टूट गया है, 15 देश थे इसमें, अब रशिया अलग हो गया। वो चाहता है कि यहां यूक्रेन में युद्ध बंद करवा देता हूं, और आधा यूक्रेन तो लगभग रशिया ले चुका है, जो बचेगा वो मिनरल रिच है, तो मिनरल्स पे भी कब्जा हो जाएगा, क्योंकि मेरा एहसान मानेंगे ये लोग कि हमारा युद्ध बंद करवा दिया, हमको बचा लिया, और यहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाकर वहां बॉम्ब स्टेब्लिश कर दूंगा, तो रशिया जिंदगी भर मुझसे डर के ही रहेगा। ये इसकी टैक्टिक्स है। तो खुद वो इनडायरेक्टली युद्ध में शामिल है यूक्रेन वाले में।
इसीलिए तो पुतिन उसकी बात नहीं मानता। बट अब बात किसके ऊपर आ रही है? अब बात हमारा प्यारा भारत यानी नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पे हमको कोई भी डाउट नहीं है, जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी पे कोई भी रत्ती भर डाउट नहीं है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि अगर नोबेल पीस प्राइज किसको मिल जाए, मोदी जी को मिलने वाला है। और ट्रंप को यह डर भी लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ध्यान रखना दोस्तों, इसको यह डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। समझ गए? यह आर्टिकल था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से भारत को इसने कई बार धोखा दिया है। आपको धोखे की बात बताऊं एक और, देखो 1965 की बात बताता हूं, जब यूएस के साथ युद्ध हुआ, वो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। आपने सुना होगा लोंगीवाला वाला जो बॉर्डर मूवी आई थी। 1965 में क्या कहा था अमेरिका ने हमसे कि पाकिस्तान आपके ऊपर परमाणु हथियार डाल देगा, आप ये युद्ध बंद करिए। फोर्सफुली हमको प्रेशराइज किया सीज फायर के लिए, लेकिन हम युद्ध जीते। हमने कहा डालता है तो डालने दो, लेकिन बाद में हमको पता चली कि ये ऐसी घटिया हरकत करेगा। फिर अगर ये हमने इतिहास से सीखा कि यूएस किसी का नहीं है। 1971 में फिर से युद्ध होता है दोस्तों, जहां बांग्लादेश निकल कर आता है। उस टाइम पर भी इसने यही जलील हरकत करी। इंदिरा गांधी वहां से लौट कर आ गई बिना बात करे, और ये अपना पूरा नेवी का शिप लेके, पूरे नेवल फोर्सेस लेके भारत के अरब सागर में आ गया कि आप बंद करिए युद्ध, वरना अब लड़ाई हो जाएगी। और तब तक हम हरा चुके थे पाकिस्तान को, और बांग्लादेश की जन्म हो गई थी उस टाइम तक। तो उस टाइम पे भी हमको समझ में आया कि ये हमको न्यूक्लियर वॉरशिप लेके पानी में आ गया है और हम पर परमाणु युद्ध करने की धमकी दे रहा है। और ये बात एक आदमी के दिमाग में खटक रही थी बहुत बुरी तरीके से। उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1996 माय डियर। और ठीक 2 साल बाद 1998 में पोखरण, कहां पर? पोखरण में हमने अमेरिका से बचते बचाते, सैटेलाइटों को छुपते छुपाते अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। ठीक, हमने न्यूक्लियर टेस्ट जब कर दिया, इसका मतलब क्या था? 100% अब कंफर्म हो गया कि अब ज्यादा टेंशनबाजी मत देना, वरना आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये हमने पोखरण वाला टेस्ट किया था। इंदिरा गांधी वाज द सोल लीडर बिहाइंड दिस टेस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले ही 78 में ही यह काम कर लिया था। समझ गए? तो इसके बाद तो फिर यह किस्सा ही खत्म हो गया कि कोई हमको गीदड़ धमकी दे सके कि मैं आपके ऊपर एटॉमिक बम छोड़ दूंगा। हमारे पास भी है भाई, खेलने के लिए नहीं है। नहीं, इसके बाद अब यहां से भी सीखने को मिला कि यह जलील है। उसके बाद दोस्तों 1999 में, ठीक इस टेस्ट के 1 साल बाद ही हमारा युद्ध हो गया पाकिस्तान से। तो इस जगह पे अब परमाणु हथियार की तो धमकी दे नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास है तो हमारे पास भी है। अब ये हथियार की धमकी तो क्रॉस आउट हो गई। तो कौन सी धमकी? हमने अमेरिका से कहा कि हमको नेविगेशन दे दो, यानी हमको नेविगेशन दे दो कि ये लोग पहाड़ियों में कहां छुपे हुए हैं। तो अमेरिका ने क्या कहा? नहीं, मना कर दिया, हमारे हेल्प नहीं करी, क्योंकि हम पहाड़ियों के नीचे थे और ये उनके ऊपर थे, तो हमारे सोल्जर मारे जा रहे थे। ये गद्दार वहां भी धोखा दे गया अमेरिका। तो हमने किसकी शुरुआत की? नाविक। और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है इंडिया का नाविक। जैसे गूगल का है ना गूगल मैप, वैसे हमारा नाविक है दोस्तों। हमने अपना सैटेलाइट नेविगेशन डेवलप कर लिया, पूर्ण रूप से तैयार है। डोंट वरी, इंप्लीमेंट होने वाला है बहुत जल्दी। ये इतिहास से सीखने की बात है। उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी, और उसको भी पता थी कि अमेरिका कितना पुराना जलील व्यक्ति है, ये फिर से कोई हरकत करेगा। और वो हरकत हो गई टैरिफ वाली, क्योंकि अभी हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं। अब 150 करोड़ लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। इसीलिए इसके लिए हमने कई मीजर्स लिए हैं, और हर देश में हमने यात्राएं की हैं, और वहां पर लगभग 90 देशों के साथ संबंध बनाए हैं, जिससे कोई भी 3-5 अमेरिका करता है तो हमारे एक्सपोर्ट रूट खुले रहे, यानी इकोनॉमी ओपन रहे। समझ गए मेरे भाई? इसलिए वर्ल्ड लीडर विजनरी होना चाहिए। ध्यान रखना कि आप आगे के 50 साल की चीजें देख सकें, वो विजन चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा कि इन जैसे लोगों से अगर लड़ना है तो विकसित होना पड़ेगा, विकासशील रहते रहते काम नहीं चलेगा। तो इंडिया वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। जैसे ही 100 वर्ष होंगे आजादी के, इंडिया अपने आप को डिक्लेयर कर देगा दैट वी आर अ डेवलप्ड नेशन। अब डेवलप्ड नेशन पर चूबाजी बहुत जल्दी नहीं होती, उंगली कोई नहीं उठाता। और ये सारे इंप्लीकेशंस हैं जो मैंने समझाए हैं कि मोदी कैन गेट द नोबेल पीस प्राइज। कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा इंडियन फोर्सेस पूरे विश्व में फैली हुई हैं। जहां जहां पर इंसर्जेंसी है वहां पर इंडियन फोर्सेस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल समझ में आया हो तो क्यूबन क्राइस मिसाइल को जरूर पढ़ लेना एक बार। 11-12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं अगले एडिटोरियल में उसको एड्रेस करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।